पीएम मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। भारत मंडपम में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा आयोजित। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारत की 5 चौकियों पर गोलीबारी, मोर्टार भी दागे, एक बीएसएफ जवान और 4 नागरिक घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट और फायरिंग की, तेलंगाना हाईवे पर आग लगाई, लोगों को रोका, आज बीजापुर बंद का ऐलान। पंद्रह नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2.5 लाख ग्राम पंचायतें होंगी कवर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह के खिलाफ सुनवाई आज। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। दिल्ली में AQI 250 तो वहीं मुंबई में 139 तक पहुंचा। 25 साल पहले देश के 30% इलाकों में प्रदूषण नहीं था, वैसे इलाके सिर्फ 9%। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन होगा। दुनिया भर के देश 3 दिवसीय इवेंट का हिस्सा बनेंगे और दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में उद्घाटन की बात सामने आई है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता दें और दुनिया भर के देश 3 दिवसीय इवेंट का बनेंगे हिस्सा। तो दुनिया भर के देश 3 दिवसीय इवेंट का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन होगा। तो 7वें संस्करण के उद्घाटन की बात सामने आई और दुनिया भर के देश इसमें शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर दुनिया भर के देशों के शामिल होने की बात। और दिल्ली से खबर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन आज किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यह आम जानकारी आपको बता दें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन होगा। आम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन होगा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर संजय सिंह के खिलाफ सुनवाई आज होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी में भेजा था और संजय सिंह की आज कस्टडी खत्म हो रही है। आज पूरे मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, जहां पर आज मामले में सुनवाई की बात सामने आई है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो संजय सिंह के मामले में सुनवाई आज, संजय सिंह की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो संजय सिंह के मामले में आज होगी सुनवाई और आपको बता दें कि आज रिमांड खत्म हो रही है। कस्टडी रिमांड पर संजय सिंह को ईडी ने भेजा था। आज पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो संजय सिंह की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज संजय सिंह के मामले में सुनवाई और मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी सुनवाई। यहां हम खबर आपको बता दें, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई की बात सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह हम खबर आपको बता दें। और संजय सिंह के खिलाफ, संजय सिंह के मामले में आज सुनवाई होगी। तो संजय सिंह के मामले में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई की बात सामने आई है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और संजय सिंह की कस्टडी आज खत्म हो रही है। आज पूरे मामले में होगी सुनवाई। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संजय सिंह के मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज कस्टडी रिमांड संजय सिंह की खत्म हो रही है और आज संजय सिंह के मामले को लेकर सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज होगी सुनवाई। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। फिलहाल यह हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था और संजय सिंह के मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। संजय सिंह के मामले में आज होगी सुनवाई। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज संजय सिंह के मामले में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में संजय सिंह को भेजा था। आज रिमांड खत्म हो रही है। पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी। क्या लगता है, मुश्किलें संजय सिंह की बढ़ेंगी या फिर कम होंगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुश्किलें की बात आपने करी है तो मुश्किलें संजय सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से पूछताछ हुई है, ईडी ने पूछताछ की है, या बात करें जो दो मेन गवाह है, चाहे वो सर्वेश मिश्रा है या इसके अलावा बात करें त्यागी है, लेकिन दोनों ने जिस तरीके से गवाही दी है, दोनों का आमना सामना संजय सिंह के साथ हुआ है और इसी वजह से लगातार ईडी जो है उनकी डिमांड करती जा रही थी। और अब पिछली तारीख पे जो है पूरी रिमांड को जो है कंप्लीट करते हुए जो कोर्ट ने सीधे तौर पर कस्टडी पे भेज दिया था। और मैं आपको बता दूं, आज वो कस्टडी कल खत्म हो गई थी, लेकिन आज उनकी फिर से पेशी होगी। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज जो है ईडी कोर्ट को बताएगी कि किस तरीके की बातें सामने हुई है और दोनों जो गवाह मुख्य बने हैं उन्होंने किस तरीके के बयान दिए, क्या बातें हुई है, वो आज कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आगे उनको किस तरीके से या किस रूपरेखा से आगे संजय सिंह को कस्टडी में भेजना है, जेल भेजना है, या किस प्रकार की जो रणनीति है वो कोर्ट आगे तय करेगा। जी बिल्कुल, यानी आज कोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो साफ तौर पर आज संजय सिंह के मामले पर असर डालता है। हालांकि संजय सिंह को जब पहले ही कस्टडी में लिया गया था, उस दौरान संजय सिंह ने विपक्षियों पर या फिर हम सरकार पर कह सकते हैं अपने विपक्षियों पर हमला बोला था और उस दौरान मोदी जी को लेकर भी उनकी ओर से जिस तरीके की बातें कही गई कि भाई वो डर गए हैं, इसलिए अन्याय की चीज़ें हो रही हैं। क्या लग रहा है कि क्या इस तरीके का हमला एक बार फिर से बोला जा सकता है सरकार पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, संजय सिंह लगभग 4 तारीखों में अभी तक कोर्ट में पहुंचे और चारों बार उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो उनको फंसा रहे हैं या बात करें उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने जब भी पेशी हुई है उससे पहले एक न एक कटाक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर करा है। बात सरकार की करें, सरकार पे नहीं, सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं और सीधा उनको एक ही वर्ड बोलते हुए नजर आते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की पूरी जो अभी तक की ईडी की जांच हुई है या तहकीकात हुई है, उसमें कहीं ना कहीं संजय सिंह का नाम पहले की चार्जशीट में भी शामिल हो चुका था। लेकिन अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से जो भी उनके सरकारी गवाह है बने हैं, उनके खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं, ये संजय सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल कड़ी लग रही है और ये कड़ी उनको कहीं ना कहीं जो है
फंसाती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, दोनों गवाहों ने साफ तौर पर बता दिया है कि मुलाकात सबसे पहले संजय सिंह से हुई थी और संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराई थी और उसके बाद अगली कड़ी जोड़ी थी। लेकिन पूरी कड़ी में जो भी बातचीत हुई थी वो शुरुआत जो है संजय सिंह से हुई थी और संजय सिंह के लगभग 80 लाख से ज्यादा की जो ट्रांजैक्शन बताई जा रही है वो सर्वेश मिश्रा के द्वारा दी गई थी। उसी की कड़ी को अहम को जांच करते हुए ईडी ने पूरी प्रक्रिया की थी और उसी के बाद ये सारी गिरफ्तारी हुई थी। और आज जब कोर्ट इन सारी बातों की दलीलों को सुन चुका है, लेकिन आज वो सीधे तौर पर बात करेगा कि आप साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, तो कहीं ना कहीं ईडी उनको पेश करेगी और उसके बाद आज कोर्ट इस बात का निर्णय कर देगा कि आगे संजय सिंह के भविष्य तक किस तरीके का फैसला होने वाला है। बिल्कुल प्रवेश, फिलहाल के लिए तो आपका शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ में बने रहेगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। ये आम खबर आपको बता रहे थे जहां पर संजय सिंह के खिलाफ के पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। अहम जानकारी आपको बता दें, और संजय सिंह के मामले में आज होगी सुनवाई। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। दुनिया भर के देश इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बने हुए। प्रवेश, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन हो रहा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और जिसमें लगभग 34 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस इवेंट पर विशेष तौर पर मोबाइल की तकनीक की बात की जाएगी। 5G लॉन्च हो चुका है, 6G की तैयारी है और उसके जो रूपरेखा है बात करें, उसका एक प्रारूप इस 3 दिवसीय इवेंट में आपको देखने को मिलेगा, चर्चा होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस उद्घाटन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब इसका उद्घाटन कर देंगे उसके बाद आम पब्लिक के लिए भी ये खोला जाएगा। लेकिन इसका जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, अगर आपको 3 दिन का टिकट लेना है तो उसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए बताई जा रही है और अगर आपको सिर्फ 1 दिन के लिए देखना है तो उसकी कीमत 5,000 रुपए के आसपास है। और ये सारा कार्यक्रम IMC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर है, आपको हम बता दें जहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर के देश इस 3 दिवसीय इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन होगा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती से खबर है जहां पर अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने चलाया प्रवर्तन अभियान। भनगा क्षेत्र के चंदनकुटी और तलहर गांव में छापेमारी के बाद मौके से 45 लीटर कच्ची शराब और 2 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। अवैध धंधे में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। 3 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में दर्ज हुआ मुकदमा। तो 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की बात भनगा क्षेत्र के चंदनकुटी के तलहर गांव में छापेमारी की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको बता रहे, 45 लीटर कच्ची शराब और 2 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। अवैध धंधे में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आम जानकारी आपको बता दें, महिला की गिरफ्तारी हो गई है। 3 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की बात श्रावस्ती से है। अवैध कच्ची शराब कारोबारियों को लेकर यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और आबकारी विभाग ने प्रवर्तन अभियान चलाया है।
घनगा क्षेत्र के चंदनकुटी और तलहर गांव में छापेमारी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, मौके से 45 लीटर कच्ची शराब और 2 क्विंटल लहन बरामद किया गया है और अवैध धंधे में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। 3 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहराइच से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रैक्टर मशीन से बच्ची की मौत हो गई और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। गांव में खेलते वक्त की यह घटना बताई जाती है और पुलिस ने बच्ची का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुमई गौड़ी के मुंजा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर गांव में खेलते समय ये घटना घटी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। गांव में खेलते समय की ये घटना बताई जा रही है। ट्रैक्टर मशीन से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। और मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुमई गौड़ी के मुंजा गांव का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये आम खबर बहराइच से है, जहां पर ट्रैक्टर मशीन से बच्ची की मौत की खबर सामने आई है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। और गांव में खेलते समय की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर खेलते समय की ये पूरी घटना है और ट्रैक्टर मशीन से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। और अगली खबर आपको हम बागपत से बताते हैं, जहां पर कार सवार युवक की बदमाशों ने आपको बता दें कि पिटाई की है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। वारदात के दौरान घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। राहगीरों की भीड़ ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में कराया भर्ती। सिंघावली अहीर क्षेत्र का देर शाम का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को भर्ती कराया है। सिंघावली अहीर क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। और अगली खबर है मथुरा से, जहां पर एसएसपी शैलेश पांडे का लंगड़ा अभियान जारी है। पुलिस की एटीएम तोड़ने वाली गैंग से मुठभेड़ हुई है। टीम ने 24 घंटे के अंदर ही लुटेरों की पहचान कर ली। बरसाना के रहने वाले प्रमोद और शिवम को गोली लगी है। लुटेरों ने केनरा बैंक के एटीएम को निशाना बनाया था। घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। एटीएम मशीन तोड़ने वाले उपकरण, हथियार व बाइक बरामद हुई। और आपको बता दें कि गोवर्धन रोड पर खानपुर इलाके के पास मुठभेड़ हुई है। लुटेरों ने केनरा बैंक के एटीएम को निशाना बनाया था और घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर घायल बदमाश इलाज के लिए भर्ती है और एटीएम मशीन तोड़ने वाले उपकरण, हथियार व बाइक बरामद हो गई है। यह आम जानकारी गोवर्धन रोड पर खानपुर इलाके के पास मुठभेड़ हुई। शैलेश पांडे का लंगड़ा अभियान जारी है। एसएसपी शैलेश पांडे का लंगड़ा अभियान जारी है। पुलिस की एटीएम तोड़ने वाली गैंग से मुठभेड़ हुई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और टीम ने 24 घंटे के अंदर ही कई अहम खुलासे किए हैं। बरसाने के रहने वाले प्रमोद और शिवम की बात सामने आई और लुटेरों ने केनरा बैंक से जुड़ी अहम खबर। घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात कही गई। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
मथुरा से खबर है जहां पर एसएसपी शैलेश पांडे का अब लंगड़ा अभियान जारी है और पुलिस की एटीएम तोड़ने वाले गैंग से मुठभेड़ हुई है। तो एटीएम तोड़ने वाली गैंग से मुठभेड़ की बात सामने आई। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। कोरबा से खबर है जहां पर जिले की चारों विधानसभा सीट से नामांकन हुआ है। कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन भरा है और राजस्व मंत्री ने दाखिल किया नामांकन पत्र। कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और पाली, ताना, खार से दुलेश्वरी सरदार ने नामांकन पत्र दिया है। रामपुर विधानसभा से फूल सिंह राठिया ने दिया नामांकन पत्र। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मौके पर मौजूद रही हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुमारी शैलजा मौके पर मौजूद रही हैं और ये अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर कोरबा से खबर है जिले की चारों विधानसभा सीटों पर नामांकन हुआ। कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन भरा है। तो एक साथ नामांकन भरने की बात सामने आई है। और कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर ने दाखिल किया नामांकन पत्र। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। पाली, तानाखार से दुलेश्वरी सरदार ने नामांकन दाखिल किया है। फिलहाल यह आम खबर, कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन भरा है और इस दौरान कुमारी शैलजा की मौजूदगी रही है। जिले की चारों विधानसभा सीटों से नामांकन हुआ है। रामपुर से खबर जहां विधानसभा से फूल सिंह राठिया ने नामांकन पत्र भरा है। यह आम खबर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मौके पर उपस्थित रहीं। और अगली खबर आपको हम सख्ती से बताते हैं जहां पर ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, गड्ढे में एक वाहन फंस गया है और डबरा से खरसिया मुख्य मार्ग में हुआ हादसा। निर्माणाधीन सड़क धंसने से फंसा वाहन डभरा खरसिया मुख्य मार्ग बाधित हुआ है। पिछले 3 सालों से चल रहा सड़क निर्माण काम और ठेकेदार करवा रहे घटिया निर्माण कार्य। तो ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डभरा खरसिया मुख्य मार्ग बाधित हुआ है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और डभरा खरसिया मुख्य मार्ग बाधित होने के बाद पिछले 3 सालों से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। और शक्ति से खबर है जहां ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, गड्ढे में वाहन फंसा। डभरा से खारसिया मुख्य मार्ग में हुआ हादसा। तो डभरा से खारसिया मुख्य मार्ग में हादसा हुआ और निर्माणाधीन सड़क धंसने से यहां पर वाहन फंस गया और डभरा खरसिया मुख्य मार्ग बाधित हुआ है।
ढबरा खारसिया मुख्य मार्ग बाधित होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और पिछले 3 सालों से चल रहा सड़क निर्माण कार्य, तो पिछले 3 सालों से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार घटिया निर्माण कार्य करवा रहे हैं। सख्ती से खबर, जहां ठेकेदार की लापरवाही, गड्ढे में वाहन फंस गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की दोनों पार्टियां चुनाव तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में प्रत्याशी भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने छत्तीसगढ़िया सुपरस्टार अनुज शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही अनुज शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए और जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। अनुज शर्मा ने के न्यूज से बात करते हुए प्रदेश में काबिज कांग्रेस की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। अनुज शर्मा ने सरकार और विधायक को आड़े हाथों लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश सरकार की 5 सालों के कार्यकाल में प्रदेश की दुर्गति हुई है। जिसको रूट मालूम हो वो इस गाड़ी के आगे चलेगा और इस गाड़ी के पीछे बाकी लोग। थैंक यू। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बिगुल बज चुका है। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हमारे साथ धरसींवा के फिल्म स्टार माना जाए इनको, तो यहाँ पर अनुज शर्मा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार किन मुद्दाओं को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी जीत हासिल करके आप आने वाले हैं? देखिए, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जो विकास के कार्य ठप हुए हैं, जो उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, जो उस क्षेत्र में शराब की नदियां बह रही हैं और गली गली में जो शराब के कोचिए अवैध शराब लिए घूम रहे हैं, वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं उस क्षेत्र में, जिसको लेकर हम इस चुनाव में जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया, उन्होंने एकदम निष्क्रिय प्रत्याशी दिया है। 20 साल पहले उन्होंने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, कभी वो पलट के नहीं आई। 20 बार उस क्षेत्र में 20 सालों में नहीं आई। अभी कांग्रेस के यहाँ पे विधायिका रह चुकी हैं, इसके बाद कांग्रेस ने दूसरे को प्रत्याशियों के यहाँ पे उतारा है, तो क्या ऐसे में अपने पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो भरोसा है ही नहीं और जनता का भी भरोसा नहीं है। भरोसे की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी केंद्र में सरकार है और डबल इंजन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और केंद्र में भी। फिर देखिएगा छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होता है। किन मुद्दाओं को लेकर आप मिल रहे हैं लोगों से? मैंने बताया ना आपको, मुद्दे तो आपको मैंने बता दिए, अभी गिना दिए। और लोकल जो इश्यूज है, हर गांव की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। किसी गांव में सड़क नहीं है, किसी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, किसी गांव में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि लोगों को घर नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया लोगों को, बड़ी संख्या थी, इस सरकार ने मिलने नहीं दिया लोगों को। बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम बात करें, गौठान की बात हो, गोबर की बात हो, सब चीज में इन्होंने घोटाला किया है। यहाँ का मुद्दा गिनाओ, पीएससी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये मुद्दा नहीं है? कोयले का इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये मुद्दा नहीं है? इतने सारे इनके आईएएस अधिकारी जेल में है, क्या ये मुद्दा नहीं है? गौठान के नाम पे लोगों को ठगा गया, क्या ये मुद्दा नहीं है? या वर्मी कंपोस्ट के नाम पे इन्होंने मिट्टी पकड़ा दिया, क्या ये मुद्दा नहीं है? गोबर इन्होंने बेचा और गोबर, हमने पूछा कि गोबर आपने कहाँ रखा है, तो बोला गोबर पानी में बह गया। किस दिन? जब पानी नहीं गिरा। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुद्दे पे, यहाँ तो इतने मुद्दे में तो रात भर गिना दूं आपको मुद्दे ऐसे, जबकि पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। तो ये सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है, लोगों को ठग रही है। पीएससी में ठग दिया इन्होंने, कोयला में ठग दिया इन्होंने, किस चीज में नहीं ठगा बताइए? क्या जनता समझ चुकी है अब सरकार बदलने वाली? अभी गुंगवा थे, धुआं उड़ा थे, अभियान दो टाइम 17 नवंबर के पता चली जब भक्कले बरही था, और ये मतलब पता चली 3 दिसंबर के, जब इखर सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पता चलने वाला है किसकी सरकार बनेगी। ये थे अनुज शर्मा, जिन्होंने बताया कि अब बीजेपी सरकार आने वाली है। कांग्रेस सरकार को 3 दिसंबर को पता चलने वाला है कि सरकार किसकी आने वाली है, कौन राज करने वाला है। अभी देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आती है और विकास कौन कराता है। और सोशल मीडिया में पूर्व जनपद सदस्य समाज के अध्यक्ष और वर्तमान में वन प्रबंधक समिति के अध्यक्ष गणेश निषाद सौगाओं को गौतम मजूमदार नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के एक ग्रुप में अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर ग्रुप में गणेश निषाद द्वारा मैसेज करते हुए कहा गया कि ग्रुप में इस प्रकार का अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिस पर गौतम मजूमदार द्वारा अपनी गलती न मानते हुए ऊपर से गणेश निषाद से उलझते हुए गणेश निषाद को दारू का सप्लायर और बहन पर टिप्पणी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मामले को लेकर सभी मैसेज के स्क्रीनशॉट को और शिकायत का आवेदन पखांजूर थाने में दिया गया और मामले पर कार्यवाही की मांग की गई। गौतम
मजुमदार द्वारा अन्य लोगों को इस प्रकार की टिप्पणी किए जाने की खबर है। ऐसे में देखना है कि अब किस प्रकार की कार्रवाई होती है। टीवी 37 का कोई गौतम मजुमदार करके नाम है, मैं तो उनको पहचानता नहीं, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, अपने ग्राम पंचायत श्यामनगर से 2 बार चुनाव जीत के आया हूँ और ऐसे व्यक्ति को महुआ दारू सप्लायर इस टाइप का और मेरे बहन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। आपने इसके बारे में थाने में कोई जानकारी दी है? हाँ, मैं उनके खिलाफ FIR करवाया हूँ। बलौदाबाजार जिले के तीनों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के दशहरा मैदान पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 सालों में केवल सभी को ठगा है। सरकार में रहते हुए भाजपा ने केवल बोनस की बात कही, लेकिन किसी भी किसान को कुछ नहीं मिला। भाजपा ने चुनाव के पहले सबका राशन कार्ड बनवाया, फिर चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काट दिया। राशन कार्ड काट कर घर में लड़ाई करवाने का काम भाजपा ने किया। और गलडों से संदीप साहू और अमित कुमार साहब भाटापारा से तीनों के नामांकन रैली में उपस्थित हुआ। जबरदस्त उत्साह लोगों में और लोगों ने ठाना है कि तीनों सीट भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। भाटापारा में बाजी नहीं चलती, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट इसमें नहीं चलता, लेकिन सब ठीक हो जाए। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की हलचल लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अंतागढ़ विधानसभा चुनाव और रोमांचक हो गया है, जहां पर बागी उम्मीदवार के रूप में 2 पूर्व विधायक मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से रूप सिंह पोटाई व विक्रम देव उसेंडी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे संवाददाता जावेद खान ने कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई से चुनाव प्रचार के दौरान विशेष चर्चा की है। देखिए। इस वक्त हम हैं अंतागढ़ विधानसभा के मंगता सालेभाट में, जहां पे दूरस्थ अंचल ही कहा जा सकता है। गांव-गांव में रूप सिंह पोटाई लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस बार का चुनाव जो होने वाला है वो काफ़ी रोमांचक है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक अनूप नाग भी मैदान में हैं। तो जाहिर सी बात है कि मामला चतुर्थकोणी है, क्योंकि मंदूराम पवार भी इसमें हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी। बहरहाल अभी कुल 13 कैंडिडेट यहाँ पे विधानसभा चुनाव में हैं और यहाँ पे मतों की संख्या की अगर बात की जाए तो अंतागढ़ विधानसभा में कुल 1,71,000 के आसपास वोटर्स हैं। रूप सिंह पोटाई जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार में निकले हैं? निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो किसान का काम पिछले 2018 में कर्जा माफ था, इस बार और पिछले बार 2500 रुपया धान का रेट था। इस बार भी हमारे पिछले बार जो काम किए है उसी के मुद्दे पर जो लोन माफ़ी, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाना, इस मुद्दे पर हम किसान तक जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ का समस्या को हम निश्चित दूर करेंगे। शिक्षा का दृष्टि से देखो, रोड अधूरा है, उसको भी पूरा प्रयास करेंगे हम इसको पूरा करने के लिए। पंचायत चुनाव हारने के विषय में जो बातें हो रही हैं वो गांव वाले ही बता सकते हैं। दादा, आपका नाम बताएंगे? तिलक राम समरथ। तिलक जी, ये बताइए कि बार बार पूर्व विधायक द्वारा ये कहा जा रहा है कि रूप सिंह पोटाई 2 बार ग्राम पंचायत चुनाव हारे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें जो बिल्कुल गलत है। हारे तो नहीं हैं, बाकी दो बार बाकी जीते हैं। और क्या है, हम लोगों का कहने भी यही हुई कि आप थोड़ा सा कदम रख के थोड़े से आगे विधानसभा में भी आप थोड़े से जोर लगाइए। ये चीज़ हमारे ग्रामवासियों के इधर से भी हो गया है, इसलिए उन्होंने तीसरा चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, हमारे साथ एक और बारदा निवासी हैं, आपका नाम बताएंगे? संपत लाल राणा। अच्छा संपत जी, ये बताइए, ये जो रूप सिंह पोटाई जी हैं, ग्राम बारदा के हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं? वो सर
किसान के बच्चे हैं, किसान में ही रहे हैं। और फिर क्या है, पहले वार्ड पंच थे, उसके बाद 10 साल सरपंच में रहे और सरपंच संघ का अध्यक्ष भी थे। तो हम लोग गांव वाले यही विचार किए कि इस बार कम से कम एक बार भी विधायक का दावेदार आप रहो, यदि टिकट मिलता है तो लड़ोगे। ये हम लोग गांव लोगों को मतलब आप समझ सकते हैं कि विधायक के दावेदारी के लिए गांव वालों ने उन्हें फोर्स किया, क्योंकि उनके पंचायती राज में उनके कार्यकाल बहुत अच्छे रहे होंगे। जाहिर सी बात है गांव वालों ने विधायक बनकर और अच्छे काम करने के लिए रूप सिंह पोटई को प्रेरित किया, इसलिए उन्होंने तीसरा चुनाव जो ग्राम पंचायत का था वो नहीं लड़ा और जो 2 चुनाव थे वो चुनाव जीते और ब्लॉक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं अपने सहयोगी जफर खान के साथ जावेद खान, के न्यूज के लिए। बिलासपुर नगर निगम की अतिक्रमण शाखा की टीम शहर के अलग अलग इलाकों ने सड़क को घेर कर व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई की। इसी कड़ी में राघवेंद्र हाल में से सिम्स रिव्यू तक अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई और साथ ही अवैध होल्डिंग को भी हटाया गया। बता दें कि शहर के मुख्य चौक चौराहों में ठेले गुमटी वाले सड़क को घेर कर व्यवसाय करते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। जिसे देखते हुए समय समय पर निगम का अतिक्रमण दाता अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करता है और इस कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल के साथ ही निगम कर्मी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवंबर में होने वाले आम चुनाव को लेकर रायपुर ब्यूरो चीफ राजीव मिश्रा ने बीजेपी घोषणा पत्र की कमान संभाल रहे और पाटन विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल से खास चर्चा की और विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानने का प्रयास भी किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कांग्रेस और भाजपा की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और इस बार प्रमुख बात ये रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र की कमान जो है विजय बघेल को सौंपी थी और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी विजय बघेल पर मैदान पर उतार दिया था। आज हमने विजय बघेल से चर्चा की। जब यह बताइए पूरे क्षेत्र, अब ये तो आप खुद ही आकलन कर लिए हैं और जनता के मन में आक्रोश है। जनता बुरी तरह आहत महसूस करी अपने आप को। जिस व्यक्ति को 5-5 बार पाटन क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया और उसी के बदौलत वो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज मुख्यमंत्री के बनने के बाद पूरा पाटन क्षेत्र में शराब की नदी बह रही है, सट्टा जुआ हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ गई है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और इस सब बातों से त्रस्त है। वहाँ के किसानों के साथ दादागिरी हो रहा है, सिर्फ पाटन के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के, कि वर्मी कंपोस्ट के नाम से जो दादागिरी कर रहे हैं उससे किसान भी परेशान है। हमारी माताएं बहनें वृद्धा पेंशन के नाम से ठगा गया, बेरोजगार को रोजगारी भत्ता के नाम से ठगा गया। मैं तो करीब 65-70 गांव में पूछा कि एक भी व्यक्ति को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलता है क्या, ना में जवाब आया। एक गांव मिला जहाँ पे 2-3 लड़कों को मिल रहा है। तो ये हालत है। इस स्थिति से तो लोग कितने चिंतित होकर कितने अपने आप को कोस रहे होंगे कि किस जैसे व्यक्ति को हम 5-5 बार विधायक बनाकर मुख्यमंत्री बनाए नहीं है। और हम तो बार बार कह रहे हैं, वहाँ पे हड़ताल भी हुए, वहाँ पे लगातार ये मांग चल रही है और जो निर्दोष लोगों को अंदर किया गया है, हमारे लोगों को, कि जो मुस्लिम की हत्या दूसरे दिन जो हुई उसको कारण बताकर बेकसूर लोगों को वहाँ पे जेल में डाला गया है, उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए, उनको भी छोड़ना चाहिए। और जो वहाँ पे घटना हुई है, जिस युवक के साथ ये हुआ, उनके दोषियों को सजा मिले, ये हम लोग पहले से कर रहे हैं। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को मंच से बोल भी दिया कि बलौदाबाजार जिले की कांग्रेस पार्टी के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बलौदाबाजार विधानसभा से शैलेश नितिन त्रिवेदी, कसडोल विधानसभा से संदीप साहू और भटपारा विधानसभा से इंद्र साव सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इस दौरान सभी विधानसभा प्रत्याशी अपने अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने
करने पहुंचे थे। के नेता आदरणीय श्री भूपेश बघेल के गरिमामय उपस्थिति में बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले के हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र बलौदाबाजार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है। आज ही हमारे वर्तमान विधायक भाई प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस प्रवेश किया है अपने हजारों साथियों के साथ, और साथ ही अनेक भाजपा नेताओं ने भी आज कांग्रेस प्रवेश किया है। कुल मिलाकर इन विधानसभा चुनावों में पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ बलौदाबाजार में भी कांग्रेस बहुत मजबूत और ताकतवर होकर उभरी है। आज मैं विधानसभा 44 कसडोल से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन अपने यहाँ प्रस्तुत किया हूँ, और प्रस्तुत करने के बाद आज से मैं चुनावी अपनी जो अभियान है उसमें जो हमारे वरिष्ठ जन है, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, वार्ड, बूथ और जितने वरिष्ठ जन है उनका आशीर्वाद लेके आज प्रचार प्रसार के लिए निकलूंगा और एक प्रण लूंगा कि जब भी मैं विधायक बनूं तो जितने वरिष्ठ जन है जो आज साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो चुनाव जिताने के लिए प्रत्याशी को। आज हमारे प्रदेश के मुखिया, किसानों के मसीहा माननीय भूपेश बघेल जी आज बलौदाबाजार जिले में नामांकन दाखिल के दौरान में अपनी उपस्थिति थी। हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और आम मतदाताओं में भारी जोश और उत्साह का माहौल दिखा। हजारों की संख्या में आज भाटापारा विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता, मतदाता, युवा साथी हमारे साथ आए और नामांकन दाखिल। स्टार प्रचारक बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे हैं, और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के जनसंपर्क अभियान में शामिल होकर जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार के कार्यकाल और योजनाओं की तारीफ कर कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा देने वाले कांग्रेस सरकार है। भाजपा पर तंज कसते हुए 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूं, देखिए ये धर्मांतरण कर कौन रहा है, सबसे पहली बात है। अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की बातें सुनाई पड़ रही है। धर्मांतरण ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिंदु है, इसको समझ करके, सोच करके और समझने के बाद में उसके समाधान की दिशा तय करना पड़ेगा। एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दूं मैं, ये रायपुर से उधर जो बस्तर जाने वाला मार्ग है, कौन सा गांव है, एक बड़ा भारी शहर, नहीं बस्तर से। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जयनाथ केराम ने आज अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर प्रेमनगर विधानसभा के लिए अपना नामांकन जमा किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद जयनाथ ने जीत का दावा किया और कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सभा की जनता परेशान हो गई है और निश्चित ही इस बार मेरे पर विश्वास जताते हुए अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। जयनाथ के नामांकन भरने के बाद प्रेमनगर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले चुनाव की बात करें तो जयनाथ 26,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर हैं और चुनाव जीतने के बाद कई तरह की घोषणा इन्होंने किया और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाने का दावा किया। तो है भाई, पूरे पालीताना हर क्षेत्र में है और चारों विधानसभा में है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पालीताना खाद क्षेत्र में एक महिला प्रत्याशी उतारे हैं, तो बहुत उत्साह तो है भाई। पहली बार मौका मिला है 60 साल के बाद महिला प्रत्याशी चयन की है, तो मैं कांग्रेस पार्टी को और छत्तीसगढ़ सरकार को महिला प्रत्याशी के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, एक सीटिंग एमएलए का टिकट काट कर आपको टिकट मिला है ना, तो इससे किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं? अभी तो माहौल अच्छा है और परिस्थिति
रही है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई बड़े शहरों में मौसम का असर दिखने लगा है। सर्द मौसम की वजह से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। खासतौर से दिल्ली से सटे जनपद नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का हाल बुरा है। यहां पर दिन भर धुएं और धूल की धुंध देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। इन शहरों के हालात और कौन सा शहर है सबसे साफ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे जनपदों में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दी। यहाँ पर हवा की क्वालिटी लाल रंग में बेहद खराब से ऑरेंज कैटेगरी यानी खराब की स्थिति में बनी हुई है। हालांकि मेरठ का हाल आज भी खराब है। यहाँ पर हवा की क्वालिटी बेहद बुरी स्थिति में है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नोएडा सेक्टर 62 में सुबह 8 बजे AQI 237 दर्ज किया गया, जो खराब हवा की श्रेणी में आता है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कल के मुकाबले आज 261 AQI दर्ज किया गया, जो खराब स्थिति में है। हालांकि गाजियाबाद में सोमवार के मुकाबले स्थिति सुधरी है, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब है। गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 311 रहा और हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगानगर स्टेशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रहा और हवा की श्रेणी खराब क्वालिटी में है। बागपत में हवा की क्वालिटी मॉडरेट मध्यम है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 दर्ज किया गया। बरेली के सिविल लाइंस में हवा की श्रेणी मॉडरेट रही और AQI 119 दर्ज किया गया। कानपुर के किदवई नगर में भी हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ की गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रहा और यहाँ हवा की गुणवत्ता संतुष्ट श्रेणी यानी सांस लेने के लायक बनी हुई है। वाराणसी में भी हवा साफ बनी हुई है और AQI 91 और हवा की क्वालिटी संतोषजनक रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 0 से 50 के बीच सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर हवा की श्रेणी में रखा जाता है। सर्दी बढ़ने से पहले ही एनसीआर में हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची में मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक पहुंच गया। एनसीआर के प्रदूषित शहरों में मेरठ तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 24 घंटे में एनसीआर में हवा चलने से प्रदूषण में गिरावट आई, लेकिन एनसीआर में मेरठ अब भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले नंबर पर ग्रेटर नोएडा, दूसरे पर दिल्ली रहा है। एनसीआर में खराब हो रही हवा के चलते AQI का स्तर बढ़ा है। सोमवार को मेरठ देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। मंगलवार को AQI 316 से गिरकर 202 दर्ज किया गया था। ग्रेटर नोएडा 248 और दिल्ली 219 के बाद मेरठ तीसरे नंबर पर रहा। अभी हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का असर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बढ़ते तापमान के चलते लागू किए गए ग्रेप सिस्टम को मेरठ में दिल्ली की AQI के तर्ज पर जारी किया जाएगा। मेरठ में बेगमपुल सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहाँ AQI 240 रहा। दिल्ली रोड पर 228 AQ रहा, जबकि पल्लवपुरम में 214 दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगानगर में 190, जय भीम नगर में 188 AQI रहा था। कई जगह कूड़ा भी जलाया जा रहा है, जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्वच्छ आबो हवा वाले शहरों की, तो इनमें झांसी अव्वल रहा है। यहाँ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 137 रहा था। वहीं प्रदूषित शहरों में नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक था, यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। एक तरफ जहां प्रदेश भर के ज्यादातर बड़े बड़े महानगरों की आबो हवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं लोगों की सांस फूली जा रही है। झांसी वाले सुकून की सांस ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट बनने, ई बसें चलने और दिल्ली में अधिक बारिश होने की वजह से AQI अभी कम है। प्रदेश के बड़े शहरों में रही ये स्थिति। दिल्ली 219, गाजियाबाद 313, नोएडा 231, ग्रेटर नोएडा 248, लखनऊ 243, मेरठ 214, कानपुर 196, प्रयागराज 180, आगरा 172, मेरठ 202, हापुड़ 200, मुरादाबाद 188, मुजफ्फरनगर 180, शामली 170, गाजियाबाद 178, बागपत 140।
अक्सर ही अक्टूबर में दिल्ली, यूपी समेत देश के राज्यों में महानगरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले पायदान पर रहा। यहाँ पर AQI 300 से अधिक पहुँच जाने से ये रेड जोन में आ गया। तो वहीं नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जब हवा जहरीली होने से लोगों में सांस लेने में परेशानी आती है। वहीं कानपुर, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में AQI लाल निशान पर पहुंचने की दहलीज पर पहुंच चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और दशहरे के शुभ अवसर पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन इंदौर विधानसभा 1 के एयरपोर्ट रोड स्थित महावीर बाग में किया गया। जैसे ही दशहरा विधानसभाओं में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था और खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए यहां पर आतुर दिखाई दी हैं। बधाई देते हैं और हमारे यहाँ हर त्यौहार का अपना एक महत्व है। ये त्यौहार वास्तव में बुराई पर अच्छाई का जीत की प्रतीक है। हमारे यहाँ जीवन के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी बुराई हो उसको समाप्त करना है। अब लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। सनातन धर्म के रूट्स पाताल में हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, मतलब पूरा सनातन धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ये हमारी पहचान है भारत की और इसलिए सत्य भी है, सनातन भी है, वेद भी है, सब है। अब इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम विजयादशमी पे संकल्प लेते हैं कि जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनकी भावनाओं को समाप्त कर देंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।